गुड डे स्टूडेंट्स। बात करने वाले हैं प्रीलिम्स फैक्ट यूपीएससी 2025 के लिए। ठीक है, क्या है ये दृष्टि आयोग से जो पीडीएफ जारी होती है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 के बारे में। तो चर्चा में क्यों आया है? वर्ष 1928 में, ठीक है, चंद्रशेखर जो वेंकट रमन थे, इनके द्वारा क्या की गई, रमन प्रभाव की खोज की गई। क्या था रमन प्रभाव? ये प्रिज्म से रिलेटेड था। ठीक है, जो प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन है, इन सब चीजों से रिलेटेड थे। विग्योर के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड है। आइए देखते हैं इस आर्टिकल के बारे में क्या है। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा की गई रमन प्रभाव खोज के सम्मान में भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 28 फरवरी को जन्मदिन के लिए। 2025 के विषय की बात करें तो क्या है, वैश्विक नवाचार और युवा नेतृत्व की भूमिका पर यह प्रकाश डालता है और यह विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है। विकसित भारत का संकल्प लिया गया है स्वतंत्रता के 100 वर्ष से। ठीक है, स्वतंत्रता के शताब्दी से विकसित भारत का संकल्प लिया गया है। आइए आर्टिकल में देखते हैं। नोट में क्या है, वर्ष 1986 में भारत सरकार ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया है। कब से? 1986 से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जिसे पहली बार वर्ष 1987 में मनाया गया था। ठीक है, जब ये घोषित किया गया उसके अगले साल से लगातार मनाया जा रहा है। सीवी रमन के बारे में अगर मुख्य फैक्ट देखते हैं तो क्या है, इनका जन्म कब हुआ था? 7 नवंबर 1988 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से भौतिकी में एमए की डिग्री हासिल की, मास्टर ऑफ आर्ट्स की, और परमाणु भौतिकी और प्रकाशिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट 1948, इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स 1926 और इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज 1934 की भी स्थापना की। अगर इनकी स्थापना की बात की जाए, सबसे पहला क्रम में क्या है, इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स, ठीक है, 1926 में। उसके बाद क्या किया था, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, कब किया था? 1934 में। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट 1948 में। ठीक है, उनका अनुसंधान क्या था? प्रकाश की, प्रकाश परावर्तन, एक्सरे, ध्वनिकी और समुद्री रंगों पर केंद्रित था। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप रमन प्रभाव की खोज हुई थी। सम्मान और मान्यता की बात की जाए तो 1929 में इन्हें नाइट की उपाधि दी गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा। प्राप्त सीवी रमन ने रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता, जिससे वे विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई बने। ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। रमन जी को, सीवी रमन को विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था और ये कब मिला था? 1930 में मिला था। और इसी के साथ ये एशिया में साइंस में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति भी बने थे। ठीक है, अब रमन प्रभाव के बारे में बात करते हैं। तो रमन प्रभाव है क्या? यह उस घटना को संदर्भित करता है जहां आने वाला आपतित प्रकाश, ठीक है, एक नमूने के साथ संपर्क में आता है। ठीक है, नमूना, नजीर, दृष्टांत या कुछ भी होता है, तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन से गुजरता है और आणविक कंपन के साथ साथ अंतःक्रिया के कारण प्रकीर्ण प्रकाश उत्पन्न करता है। इस घटना को रमन स्कैटरिंग के रूप में जाना जाता है। रमन प्रभाव के जो अनुप्रयोग हुए हैं, यह रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आणविक कंपन का विश्लेषण का आधार बनता है, जिसका व्यापक रूप से पदार्थ के गुणों के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, 1960 के दशक में लेजरों के आगमन के बाद इसके अनुप्रयोगों का विस्तार हुआ। ठीक है, यह फॉरेंसिक विज्ञान को सीलबंद साक्ष्य बैगों में दवाओं का पता लगाने में भी मदद करता है। और ऑप्टिकल फाइबर जो जांच इस समय चल रही है, ऑप्टिकल फाइबर, ये किसकी देन है? ये प्रिज्म इन्हीं की देन है। ठीक है, सीवी रमन का, इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये साथ साथ ये एशिया के पहले व्यक्ति बने थे। ठीक है, इसी के लिए इनको रमन इफेक्ट लिखे 1930 में, 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये एशिया के पहले व्यक्ति थे। यहाँ से इसमें दिया है कि व्हाइट लेस जाती है, एक प्रकाश कांच का टुकड़ा है, इससे वो 7 रंगों में टूट जाती है। ठीक है, वर्ष 2024 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति देखा जाए तो वैश्विक इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत 39वें स्थान पर है। ठीक है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग में देखें तो बौद्धिक संपदा में 2024 की रिपोर्ट में 6वें स्थान पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट को है। ठीक है, ये आपको यूपी पीसीएस में पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसे आप ट्रिपल स्टार का मानिए। ठीक है, क्या है, नवाचार इनोवेशन में भारत 39वें स्थान पे, 39 पे। वहीं बौद्धिक संपदा की बात की जाए तो ये 6वें स्थान पे।
नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की 79वीं रैंक में सुधार के साथ साथ इस वर्ष कितनी है, 49वीं रैंक है। ठीक है, इस वीडियो में इसके लिए इतना ही है। आइए अगला आर्टिकल देखते हैं। क्या है, दक्षिण अफ्रीका में केप गिद्ध के बारे में है। ठीक है, 30 वर्षों के बाद केप गिद्ध, मतलब इसको क्या कहते हैं, जिप्स को दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप प्रांत में माउंटेन जेब्रा नेशनल पार्क के पास देखा गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप प्रांत में। दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो अगर आप एक अफ्रीका का मैप ड्रॉ करते हैं, सॉरी इंडिया के लेवल पर है, अगर आप इस तरीके से देखें तो ये अफ्रीका है, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र मतलब मेडागास्कर के आसपास का एरिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ पे केप गिद्ध के बारे में, यह केवल दक्षिण अफ्रीका में स्थानिक है तथा दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, बोत्सवाना और मोजाम्बिक में प्रमुख रूप से पाया जाता है। केवल दक्षिण अफ्रीका में स्थानिक है तथा दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, बोत्सवाना और मोजाम्बिक में प्रमुख रूप से पाया जाता है। यह क्रीमी बफ रंग का होता है, जिसके विपरीत गहरे रंग के पंख और पूंछ और शहद के रंग की आंखें, नीला गला और चोंच काली होती है। ठीक है, इस तरीके का होता है, आप लोग याद रखिए। ठीक है, यही है केप गिद्ध। ठीक, कहाँ मिलता है, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में, मेडागास्कर के आसपास का जो क्षेत्र है। ठीक, इसकी क्या है, इसकी जो 3 प्रजातियां हैं वही विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं। ठीक, केवल 3 प्रजातियां ही अफ्रीका में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, अर्थात व्हाइट हेडेड गिद्ध, हुडेड गिद्ध और केप गिद्ध। ठीक है, वैश्विक विश्व वितरण की अगर बात की जाए पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो क्या है, समग्र विश्व में गिद्ध की 23 प्रजातियां पाई जाती है, जिन्हें इस प्रकार विभाजित किया जाता है। ओल्ड बर्ड गिद्ध की 16 प्रजातियां अफ्रीका, यूरोप और एशिया में पाई जाती है। ओल्ड जो बर्ड है गिद्ध की, उसकी 16 प्रजातियां यूरोप, एशिया में पाई जाती है, अफ्रीका में। न्यू वर्ल्ड गिद्ध की 7 प्रजातियां यूएसए और कैरेबियन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।